हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने कुछ दिन पहले कनाडा में अभी एक घर खरीदा है। हमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं कि आपने किन चीजों का ध्यान रखा, कैसे घर खरीदा और हम किन चीजों का ध्यान रखें। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाते हैं ताकि सबकी हेल्प हो जाए जो लोग कनाडा में घर लेने का प्लान कर रहे हैं। एंड दिस वीडियो कैन ऑल्सो हेल्प यू टू प्लान अहेड बिफोर इवन यू गो एंड बाय अ हाउस। भले आप 3 महीने बाद ले रहे हो, 6 महीने बाद ले रहे हो, साल के बाद ले रहे हो, या फिर आप कनाडा आने के बाद भी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में घर लेने का, दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू आउट। तो बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने बताया, आज हम बात कर रहे हैं थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर यू प्लान टू बाय अ हाउस इन कनाडा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, सबसे पहला पॉइंट आता है नो योर डाउन पेमेंट। आपको अपनी डाउन पेमेंट पता होनी चाहिए एंड उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सेविंग्स क्या है, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपकी डाउन पेमेंट बनती है। एग्जैक्टली तो मतलब बेसिकली आपके पास कितने पैसे आप अरेंज कर सकते हो एंड जो भी पैसे आप अरेंज करते हो डाउन पेमेंट के लिए, उसका जस्टिफिकेशन भी देना होता है। एटलीस्ट 3 महीने पहले से आपके पास वो पैसे होने चाहिए। अगर आप दूसरी कंट्री से यानी बैक होम से पैसे मंगा रहे हो तो यू जस्ट नीड टू शो इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। और इवन अगर आपके अपने इन्वेस्टमेंट है बैक होम, वो भी आप ला रहे हो, तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रूफ लगता है कि आप कहां से पैसा अरेंज कर रहे हो। तो डाउन पेमेंट पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू कैन एक्चुअली अफोर्ड टू बाय अ हाउस। सो जो सेकेंड पॉइंट है वो है नो योर बजट। सो पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था नो योर डाउन पेमेंट। अब ये सेकेंड पॉइंट है जिसमें आपको अपने बजट को पता होना चाहिए कि आपका कितना बजट है, आपको कितने का घर लेना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो बताएंगे सार्थक। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जैसा कि अश्विन ने बताया कि आपको अपना बजट पता होना चाहिए। सो सबसे पहला पॉइंट नो योर डाउन पेमेंट, मतलब कितने पैसे हैं आपके पास, कितनी सेविंग है आपके पास। उसके बाद आती है बजट की बात। बजट का मतलब ये है जब आप कनाडा में घर खरीदते हो, यूजुअली यू आर सपोज टू मेक 20% डाउन। लेकिन जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उनके लिए एक बेनिफिट होता है दैट यू कैन डू एज लीस्ट एज 5%। उसका बेनिफिट ये है कि लेट से अगर आप 500,000 तक की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप 5% डाउन करते हो। बट अगर उससे ऊपर की प्रॉपर्टी है तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर आप 10% डाउन करते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर 700,000 यानी 7 लाख की प्रॉपर्टी है तो जो पहला 5 लाख यानी जो फर्स्ट $500,000 है उस पर आप 5% डाउन करोगे, और जो रिमेनिंग है $200,000 यानी कि 2 लाख, उस पर आप 10% डाउन करते हो। बट जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, अगर आप इस चीज का बेनिफिट ले रहे हो, इफ यू आर डूइंग लेस देन 20% डाउन, तो फिर आप 1 मिलियन या उससे ऊपर का घर नहीं खरीद सकते हो। इट हैज टू बी लेस देन 1 मिलियन, $1 नीचे यानी कि 99,999 वॉट एवर इट इज, उतने तक का ही घर आप ले सकते हो। अगर 1 मिलियन या उससे ऊपर जाता है तो 20% डाउन करना ही पड़ता है। सेकेंड पॉइंट इसमें एक ऐड करूंगा कि जब आप 20% से कम करते हो, यानी कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट ले रहे होते हो आप, तो आपको एक इंश्योरेंस देनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड CMHC इंश्योरेंस। इसका फुल फॉर्म मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। ये इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है बैंक के लिए, बिकॉज अगर आप 20% से कम डाउन कर रहे हो तो बैंक को लगता है कि थोड़ा सा रिस्क भी है बैंक के लिए कि आपको इतना ज्यादा अमाउंट वो लैंड कर रही है, इसलिए वो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है जिसके पैसे लगते हैं। आप वो पैसे अपनी पॉकेट से पे नहीं करते हो, वो अमाउंट आपकी मॉर्गेज में ही ऐड हो जाता है। एंड ये अमाउंट यूजुअली वेरी करता है 2% टू 4%। यूजुअली अप्रोक्सीमेट अगर आप टोरंटो में घर ले रहे हो तो करीब करीब अगर आपका घर 8 या 9 लाख का है तो 4% के करीब जो इंश्योरेंस होती है उसकी अमाउंट होती है। बट एज आई मेंशन, वो मॉर्गेज में ऐड हो जाता है एंड देन इट विल बी पेड ऑफ थ्रू योर मॉर्गेज पेमेंट इटसेल्फ। So the third point is you should have enough money for your closing costs. Exactly. So basically बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर उन्होंने डाउन पेमेंट अरेंज कर ली है तो और कोई खर्चा नहीं है। बट लेट मी टेल यू, डाउन पेमेंट के अलावा जो बाकी की कॉस्ट होती है वो होती है क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट इज नथिंग बट जो लैंड ट्रांसफर फीस होती है, जो टैक्सेस होते हैं, जो लॉयर की फीस जाती है, एंड ओवरऑल मनी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर मॉर्गेज प्रोसेस, कि जो प्रीवियस ओनर है उनसे आपके नाम पे ट्रांसफर करने के जितने भी लीगल चार्जेस होते हैं, दैट कम्स अंडर क्लोजिंग कॉस्ट। यूजुअली 2 to 5% अप्रोक्सीमेट जो ओवरऑल हाउस वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू क्लोजिंग कॉस्ट। 2 से 5% जो आपके हाउस की वैल्यू है, तो मेक श्योर उतना पैसा आपके पास और हो एक्सेप्ट योर डाउन पेमेंट, टू मेक श्योर आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट के लिए भी इनफ मनी हो। एंड जस्ट टू क्लियर आउट जो CMHC इंश्योरेंस मैंने बताया इसके पहले, दैट इज ऑन द वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द बैंक, मतलब डाउन पेमेंट के बाद जो आप ले रहे हो बैंक से उस पे लगता है। बट जो क्लोजिंग कॉस्ट है वो ओवरऑल जो हाउस की वैल्यू जितने पे आप घर खरीद रहे हो उस पे लगता है।
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉर्गेज प्री अप्रूवल। सो अगर आपको पता है कि आप 90 to 120 डेज के अंदर अंदर घर लेने वाले हो तो आप मॉर्गेज प्री अप्रूवल का फायदा उठा सकते हो। एग्जैक्टली मॉर्गेज प्री अप्रूवल के बेनिफिट ये होते हैं कि बहुत सारे बैंक है जो 90 to 120 डेज आपके लिए रेट होल्ड करते हैं। रेट यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है आपको मॉर्गेज का, यूजुअली क्या होता है जो मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, वो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। बट अगर आपको पता है जैसे कि आशमा ने बताया कि 90 to 120 डेज के अंदर आप घर ले सकते हो या लेने वाले हो, दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी इनफ सफिशिएंट मनी ऑलरेडी है आपके पास कि आप डाउन भी कर लो, क्लोजिंग कॉस्ट के पैसे अरेंज हो गए, तो आप बैंक के पास जाकर के प्री अप्रूवल ले सकते हो। उससे आपको ये पता लग जाता है कि आप कितने तक की मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इनकम। दूसरा बेनिफिट दूसरा ये होता है कि आप अपना रेट भी होल्ड कर लेते हो, तो बैंक आपकी मॉर्गेज का अमाउंट और रेट 90 to 120 डेज होल्ड कर लेता है। अगर मान लीजिए मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है उस बीच में तो आपका रेट ऑलरेडी होल्ड हो चुका है, आपको वही मिलेगा। बट अगर मान लीजिए कम हो जाता है तो जब आप मॉर्गेज लेते हैं तो बैंक आपको कम वाला रेट ही देती है। तो बेनिफिट बहुत है इसके, तो मेक श्योर अगर आपको पता है कि आप घर लेने वाले हो एंड यू हैव दिस टाइम फ्रेम, गेट द प्री अप्रूवल एज वेल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप अ ट्रैक ऑफ योर क्रेडिट स्कोर, जो कि बहुत जरूरी है कनाडा में। बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने क्रेडिट पे बहुत ज्यादा हिट ना करें, यानी कि बहुत सारे क्रेडिट एप्लीकेशन अप्लाई ना करें, बहुत सारे बैंक में जाकर के अप्रूवल का ट्राई ना करें, बिकॉज हर बैंक को आपको अप्रूवल यानी कि प्री अप्रूवल देने के लिए क्रेडिट चेक करना पड़ता है। जितने क्रेडिट चेक होते हैं आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली अप्लाई फॉर द मॉर्गेज तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर इतना कम क्यों है। जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं, कुछ बैंक एक्सेप्शन समझ के एक्सेप्ट भी कर लेती है, अप्रूव कर देती है, बट अगर क्रेडिट स्कोर कम है तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्रेडिट स्कोर कम क्यों है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको पता है आप घर लेने का प्लान कर रहे हो तो 6 महीने या साल से पहले बहुत सारे क्रेडिट एप्लीकेशन अप्लाई ना करें, पहले ही अप्लाई करके रख लें। डोंट अप्लाई टू मेनी थिंग्स व्हाइल यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रखे हों। एग्जैक्टली यानी कि आपकी जो आईडीज है वो रिक्वायर्ड होंगी, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर कोई पेंडिंग बैलेंसेस यानी कोई पेंडिंग क्रेडिट्स हैं तो मेक श्योर आपको पता हो कितने, अगर बहुत ज्यादा है तो ट्राई करें उसे पे ऑफ कर लें, बिकॉज अगर आपके पास डेट होती है जब आप मॉर्गेज अप्लाई करते हो तो वो भी काउंट होती है। तो इसलिए जितने भी बैलेंसेस हैं ट्राई करें उन्हें पे ऑफ कर लें। और साथ ही साथ अगर जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है इस वीडियो में कि अगर आप पैसे बैक होम से मंगा रहे हैं, इंडिया से मंगा रहे हैं या किसी और कंट्री में आप रहते हैं, तो मेक श्योर यू हैव अ जस्टिफिकेशन ऑफ दैट मनी। पेरेंट्स से आ रहा है तो गिफ्ट लेटर चाहिए, अगर अपने खुद के बैलेंसेस से आ रहा है तो इट हैज टू हैव अ स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स कि आपके पास वो पैसे कहाँ रखे थे। लोकल यहीं पर पैसे हैं तो भी जस्टिफिकेशन चाहिए कि लास्ट 3 महीने वो पैसे आपके किस अकाउंट से आ रहे हैं। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपने ब्रेक करी है या अगर ऐसे आपने कहीं स्टॉक परचेज कर रहे हो आपने वो सेल करे तो उसके जो प्रूफ होते हैं वो साथ में सबमिट होते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट। सो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 20% से लेस डाउन पेमेंट करके भी हम घर ले सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ और बेनिफिट्स भी आते हैं जो आपका जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसा कि अश्विन ने बताया 20% से कम डाउन कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर है। साथ ही साथ जिस साल आप घर लेते हो जब आप टैक्स फाइल करते हो तो गवर्नमेंट से आपको टैक्स क्रेडिट भी आता है क्योंकि आपने घर पे पैसे अच्छे खासे लगाए। उसके साथ साथ जो लैंड ट्रांसफर फीस मैंने आपको बताई है उसका कुछ पोर्शन भी वापस आता है कुछ प्रोविंसेस में कनाडा में। प्लस एक इन्वेस्टमेंट होती है RRSP विच इज रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। उसमें जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो आप टैक्स बचाते हो, जब आप पैसे निकालते हो तो आप उस साल के इनकम के हिसाब से उस पर टैक्स देते हो। बट व्हेन यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर आप अप टू $35,000 RRSP से निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 15 साल तक के लिए आपके पास टाइम होता है वो 35,000 वापस RRSP में डालने का। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा RRSP के बारे में, नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, 1-2 RRSP से रिलेटेड आप वहां पढ़ सकते हो या फिर गूगल कर ले व्हाट इज RRSP इन कनाडा। बहुत सिंपल सी चीज है, एक बार आप पढ़ें आपको समझ में आ जाएगी। बट RRSP जो फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट है वो भी बहुत अच्छा है बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट यू सेव टैक्सेस, व्हेन यू वांट टू बाय अ हाउस यू टेक द मनी आउट फ्रॉम इट एंड द बेनिफिट इज दैट यू डू नॉट पे एनी टैक्सेस व्हेन यू आर टेकिंग आउट। एंड देन आपके पास 15 ईयर्स का टाइम होता है, नहीं 15 साल, तो जो पैसे आप फर्स्ट टाइम होम बायर के निकाल रहे हो वो वापस आपको RRSP में डालने होते हैं ताकि आपको उस पैसे पे टैक्स ना देना पड़े। So guys, the last but not the least point is check the type of mortgage you want. Whether it's fixed और वेरिएबल। एग्जैक्टली जो फिक्स मॉर्गेज होती है बड़ी सिंपल होती है कि मॉर्गेज का जो भी आपका टर्म होता है 3 साल 5 साल 7 साल या 10 साल, जो आपको इंटरेस्ट बैंक देती है वो फिक्स होता है पूरे टर्म के लिए। बट जो वेरिएबल होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। कनाडा में देयर इज समथिंग कॉल्ड कनाडा बैंक प्राइम इंटरेस्ट रेट। जो बैंक ऑफ कनाडा है उसका एक इंटरेस्ट रेट होता है, उसको बोलते हैं प्राइम इंटरेस्ट रेट। और जो वेरिएबल मॉर्गेज होती है उसका यूजुअली बैंक आपको प्राइम माइनस समथिंग या फिर प्राइम प्लस समथिंग आपको इंटरेस्ट देती है। अगर प्राइम बढ़ता है तो आपकी मॉर्गेज का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता है, अगर प्राइम नीचे जाता है तो मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है। बहुत सारे लोग वेरिएबल प्रेफर करते हैं बिकॉज वेरिएबल की जो इंटरेस्ट है कंपेयर टू फिक्स वो कम होता है, बट उसमें चांसेस भी होते हैं फ्लक्चुएशन के।
बट एक टिप देना चाहता हूँ कि लेट से अगर आपका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 2% है और बैंक प्राइम बढ़ जाता है लेट से 0.5, तो आपकी मॉर्गेज का इंटरेस्ट हो जाएगा 2.5। बट जब ऐसा होता है तो बैंक आपकी जो पेमेंट्स है वो रातों रात ऐसे नहीं बढ़ाती है, वो आपका जो पूरा अमोर्टाइजेशन यानी कि जो पीरियड है जो आपकी मॉर्गेज का मान लीजिए 25 साल है उसको वो 28 साल या 30 साल कर देती ताकि आपकी पेमेंट सेम रहे उस इंटरेस्ट रेट पे। नाउ इट विल बी योर डिसीजन इफ यू कैन अफोर्ड इट। आप बैंक को कॉल करके अपनी पेमेंट्स बढ़वा सकते हो ताकि जैसे 25 साल की अगर आपकी मॉर्गेज का अमोर्टाइजेशन है वो 25 ही रखना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक आपका सिर्फ अमोर्टाइजेशन बढ़ाती है, पेमेंट नहीं बढ़ाती जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ताकि आप पर एकदम से मॉर्गेज पेमेंट बढ़ने का लोड ना गिरे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू दैट। एंड इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।